नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी आप बिहार पुलिस दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं और संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और वेट कीजिए वीडियो का। जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके एग्जाम के हित के लिए सर्वोपरि होगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, भीटी कल्चर के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भीटी कल्चर जो होता है ये अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। भीटी कल्चर मीन्स किसका खेती होता है? भीटी कल्चर में अंगूर की खेती होता है। तो कहता है कि सर्वाधिक उत्पादन जो कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भीटी कल्चर के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन जो होता है महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, सूरजमुखी क्या होता है कि सूरजमुखी का जो फूल देखिएगा आप, कि वो सूर्य जिस तरफ घूमते रहता है उसी तरफ उसका फूल भी जो है दिशा मूव करते रहता है। इसका कारण क्या है? तो फोटोट्रॉपिज्म होता है। क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म के कारण जो है ऐसी घटना घटित होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर? फोटोट्रॉपिज्म घटना के कारण ही सूरजमुखी का फूल जो है सूरज की तरफ घूमते चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मानव का जो आंख है, निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे? तो मायोपिया को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मायोपिया। जबकि दीर्घ दृष्टि जो दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्लियर? जबकि दीर्घ दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। क्लियर रखिएगा, ये हाइपरमेट्रोपिया जो देख रहे हैं ये दीर्घ दृष्टि दोष है। क्लियर? जबकि निकट दृष्टि दोष जो है मायोपिया होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए कौन उत्तरदायी है? मनुष्यों में जो है बौनेपन का जो उत्तरदायी कारण है वो है मास्टर ग्रंथि। वो क्या है? मास्टर ग्रंथि, अर्थात पीयूष ग्रंथि होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और यह जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी के द्वारा जो है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, क्या पूछता है कि गांधी जी जो है भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। क्लियर? कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। तो क्लियर हो गया होगा। इसी में गांधी जी को अपार सफलता मिलता है। चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी को अपार सफलता मिलता है, जिसके कारण से रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको महात्मा की उपाधि देता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक लिफाफे बंद में पेपर में भेजता है महात्मा की उपाधि दे करके। क्लियर? तो उसी समय से जो है गांधी जी को महात्मा गांधी कहने के लिए, मतलब गांधी जी के आगे जो है महात्मा शब्द जुड़ गया था। क्लियर हो गया होगा। तो महात्मा शब्द जो है इसी जो है चंपारण सत्याग्रह का ही देन है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संबोधित किया था। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने की अधिकार किसे है? भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है?
नागालैंड में मनाया जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये देखिए बिहार दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का आगरा का लाल किला कौन बनवाया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक दिल्ली का लाल किला है, एक आगरा का लाल किला है, ये दोनों में कंफ्यूजन लोग करते रहते हैं। तो आगरा का लाल किला पूछ लिया है, तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? तो अकबर ने बनवाया है। जबकि दिल्ली का लाल किला जो है वो कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर? तो इस तरह से क्लियर रखिएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला भारत आने वाला पहले अंग्रेजी जहाज कौन थे? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो थे रेड ड्रैगन थे। क्या थे? रेड ड्रैगन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देखते हैं। सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, पुस्तक है और लेखक है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन है? तो नयनतारा सहगल है। तो ये बिल्कुल जो है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक जो है नयनतारा सहगल है। क्लियर? ऑप्शन ए सही है। दूसरा है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद है। तो बिल्कुल जो है अब्दुल कलाम आजाद जो है, अबुल कलाम आजाद, ये अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद है। क्लियर रखिएगा, अबुल कलाम आजाद है ये। तो अबुल कलाम आजाद जो है ये बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद है। सही है। तीसरा है गोल्डन थ्रेश होल्ड, ये दोनों अलग अलग पुस्तक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ कोमा कर लीजिएगा बीच में। कथा गोल्डन थ्रेश होल्ड पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट है, ये बिल्कुल गलत है। ब्रोकन विंग्स के लेखक एनी बेसेंट है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 क्या है? गलत है। गोल्डन थ्रेश होल्ड के पुस्तक के जो लेखक है सरोजनी नायडू है, और ब्रोकन विंग्स के लेखक जो है वो भी सरोजनी नायडू है। क्लियर? ये दोनों पुस्तक का लिखा जो है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? तो ये गलत हो गया। चौथा है ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ये बिल्कुल सही है। ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। जबकि आजादी के समय जो थे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। क्लियर? और जब सांप्रदायिक पंचाट, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था इंग्लैंड में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो इस तरह के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बूंद के गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका पृष्ठ तनाव होता है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव होता है। इसको सरफेस टेंशन भी लिख देता है कहीं कहीं, ध्यान में रखिएगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। क्लियर? तो वर्षा के बूंद का जो गोलाकार होता है इसका कारण है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर पूछ रहा है कि कितना होता है, ये बराबर है। एक माइक्रोन बराबर कितना हो जाएगा? तो एक माइक्रोन बराबर जो होगा 1/10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा,
1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है और 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये दोनों बातें याद में रखिएगा। मीटर में अगर पूछेगा तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा और ये मिलीमीटर में पूछ लिया है तो 10⁻⁻3 mm हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्लियर? 1/1000 mm। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर है? परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होता है सूर्य में होती है। क्लियर? और नाभिकीय विखंडन जो होता है, ये परमाणु बम का जो सिद्धांत है, ये वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें क्या होता है? वो नियंत्रित होता है नाभिकीय विखंडन। क्लियर? जबकि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से क्या होता है? बिजली उत्पन्न होता है। क्लियर रखिएगा ये सभी बातें, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट्स होते हैं, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं, यही सब वो एग्जाम में वर्ड्स में फंसा दिया जाता है और आप गलत आंसर दे करके आते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के कारण जो है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, और जबकि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के कारण बिजली उत्पन्न होता है। क्लियर रखिएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और नाभिकीय संलयन की घटना किसमें होता है? सूर्य में होता है। और यही घटना जो होता है हाइड्रोजन बम के सिद्धांत में भी लागू होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ये इंटू है। क्लियर? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे वो वीर कुंवर सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लेकर के इतिहास रच दिया था। एक इतिहासकार लिखा भी है कि 80 साल के एक बूढ़े ने 1857 की क्रांति के सूत्रपात के रूप में जाना जाता है और अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया था। ये 80 वर्ष की अवस्था में जो है 1857 की क्रांति में भाग लेकर के अपने आप को इतिहास में नाम दर्ज कर लिया है। दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाता है, जबकि इनका मृत्यु जो हुआ था 1858 में हो गया था। क्लियर? तो जगदीशपुर के राजा अर्थात बिहार के जो राजा हुए कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के क्रांति में भाग लेकर के 80 वर्ष की अवस्था में अपने आप को इतिहास में नाम दर्ज कराया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? तो उड्डयनहीन पक्षी जो है वो कीब है। कौन है? कीवी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीवी। कीवी जो है ये उड़ने वाला नहीं है, ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है, और यही जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कीवी है, जो कि उड़ नहीं सकता है। इसीलिए लिखता भी है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? तो कीवी है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो ये रांची में है। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची में है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। कितना है? 2.42% है। ये संसार का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल में 2.42 का हिस्सा रखता है, और जनसंख्या में जो है 17.5% के साथ जो है विश्व में जो है ये अपना स्थान रखता है। और इस प्रकार से संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्लियर रखिएगा कि भारत के पास जो है पूरे संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है भूमि है, जबकि जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। इस प्रकार विश्व का हर छठा व्यक्ति जो है एक भारतीय है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। विश्व का हर एक छठा व्यक्ति जो मिलेगा वो एक भारतीय मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप क्या है? ये प्रवाल उत्पत्ति का केंद्र है। ये प्रवाल उत्पत्ति से ये जो है लक्षद्वीप बना है, और ये लक्षद्वीप जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रवाल उत्पत्ति से ये बना है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप जो है 36 छोटे छोटे द्वीपों से बना है। लक्षद्वीप जो है 36 छोटे छोटे द्वीपों से बना है। ये द्वीप समूह जो है प्रवाल उत्पत्ति के उदाहरण है। प्रवाल उत्पत्ति के उदाहरण है। इन द्वीपों में केवल 10 ही द्वीप ऐसे हैं जिसमें आबादी है, और शेष जो है निर्जन है दोस्तों। क्लियर। ये 36 जो छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, जिसमें से 10 में द्वीप में जो है आदमी निवास करता है, जबकि शेष जो है निर्जन पड़ा हुआ है। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के विश्वामित्र द्वारा जो है, ऋग्वेद में जो है विश्वामित्र रचित करता है। क्या लिखकर रचित करता है? कि तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये जो गायत्री मंत्र लिखा है विश्वामित्र लिखा है। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा हुआ ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णन है, जिसका जो वर्णन कर रहा है सूर्य देवता सावित्री के रूप में समर्पित है। ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिन्होंने विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन मिलता है। क्लियर। जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? चतुष्वर्ण का मिलता है। क्लियर। जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ है? तो द्विदलीय पद्धति जो है वो बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में है द्विदलीय पद्धति। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ CTBT होगा। देखिए इसको कर लीजिएगा आप लोग सही क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलती कर दिया है। CTBT क्वेश्चन यही है। CTBT संबंधित है, किससे संबंधित है? CTBT जो है ये CTBT किससे संबंधित है? तो नाभिकीय शस्त्र से संबंधित है। नाभिकीय शस्त्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये शास्त्र लिख दिया है, गलती कर दिया। नाभिकीय शस्त्र लिखिएगा। CTBT किससे संबंधित है? तो नाभिकीय शस्त्र से संबंधित है। नाभिकीय शस्त्रों के नियंत्रण से CTBT का गठन किया गया था। क्लियर। नाभिकीय शस्त्रों के नियंत्रण से जो है उद्देश्य से CTBT का गठन किया गया है। तो क्लियर रखिएगा, नाभिकीय शस्त्रों के नियंत्रण से। क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है 1962 में दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कब दिया था? 1962 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ द हो जाएगा, इसको द कर लीजिएगा। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। क्लियर हो गया होगा। ये सभी पॉइंट्स जो है, ये सभी जो क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूजन कर जाते हैं और कंफ्यूजन में आप बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी अबुल कलाम आजाद मार देते हैं और कभी अब्दुल कलाम आजाद मार देते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है और एक अबुल कलाम आजाद है जो कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। ये ध्यान में रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है अबुल कलाम आजाद है और द विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम है। क्लियर? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है अबुल कलाम आजाद है। ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए दोनों बात हम साथ में रख दिए आपके, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्लियर? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद, जबकि द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं की चर्चा कर रहा है। एक तरफ पुराण है, दूसरे तरफ संबंधित वंश है। तो संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। तो विष्णु पुराण का संबंध जो है मौर्य वंश से है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है मत्स्य पुराण का संबंध कर्नाट वंश से है। तो बिल्कुल ये गलत है दोस्तों, कर्नाट वंश से नहीं है, सातवाहन वंश से है। मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो सातवाहन वंश से है, ये ध्यान रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में कंफ्यूजन दिला देता है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? सातवाहन वंश से है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो बिल्कुल जो है वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, ये सही है। क्लियर? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद एवं पद वाला वेद कौन है? गद एवं पद वाला वेद कौन है? तो गद एवं पद वाला जो वेद है यजुर्वेद है। कौन है? यजुर्वेद है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संगीत के पितामह तो जानते हैं, किसको बोलते हैं? सामवेद को। संगीत का पिता कौन है? सामवेद। और गद एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। क्लियर? और सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद वाली जो वेद है कौन है? अथर्ववेद है। ये चारों वेद के बारे में आपको एक एक पॉइंट्स याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके बाद वाला वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद वाला वेद सामवेद, और सामवेद के बाद वाला वेद अथर्ववेद है। क्लियर? तो ये ऋग्वेद में क्या है? इसी में चतुष्वर्ण का उल्लेख किया गया है। क्लियर? ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है। क्लियर? और गद एवं पद वाला जो वेद है यजुर्वेद है, जबकि संगीत का जो जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाता है, वो सामवेद को माना जाता है। और जादू टोना का जो व्याख्या करता है, जादू टोना मंत्र तंत्र का जो वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। क्लियर हो गया होगा। ये चारों पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण किसमें मिलता है? देखिए क्वेश्चन भी ला दिया है, कह रहा है कि सामान्य मनुष्यों के विचारों
एवं अंधविश्वासों का विवरण जो है किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ये लास्ट वाला जो वेद है इसमें क्या है, विचार जो है, सामान्य मनुष्य का विचार है, अंधविश्वासों का विवरण इसमें मिलता है। जैसे अभी हम बता रहे थे कि जादू टोना, मंत्र तंत्र का व्याख्या जो है मिलता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1194 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद की हार हो गई थी इसमें और मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रशासन किसने, प्रकाशन हो जाएगा, देखिए ये प्रकाशन कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। प्रकाशन, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। और फिरोज शाह मेहता जो है ये हार्डिंग द्वितीय के समय में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। उसी समय जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। दोस्तों ये सभी जो है बातें ध्यान में रखिएगा और एग्जाम जो है सफलता दिलाने की काम करता है। यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार। जय